नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और यूपी का बदमाश विकास दुबे फरार है और 100 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस को उसकी हवा नहीं है। जबकि उसके कुछ विजुअल्स फरीदाबाद के एक होटल के बाहर देखे गए, सड़क पे टहलते हुए, राज कचौड़ी खाते हुए ऑटो पकड़ रहा है वो, लेकिन उसके बावजूद पुलिस यूपी पकड़ नहीं पा रही है। दबिश के बावजूद मन में कई बार ये शक होता है कि क्या अब भी उसके मददगार यूपी पुलिस में हैं जो उसको आगाह कर देते हैं कि ठीक दबिश से पहले वो कैसे वहाँ से निकल जाता है। तो एक ऐसे बदमाश की कहानी पे आज फिर से चर्चा होगी जो कल हमने की थी कि उसको पूरे प्रदेश की पुलिस लगी हुई है। इतने सारे थानों की पुलिस, 40 विशेष टीमें बनाई गई हैं, एसटीएफ लगी हुई है और पूरे राज्य में मुख्यमंत्री इस मामले को पर्सनली वॉच कर रहे हैं, लेकिन वो पकड़ा नहीं जा रहा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है और वो भी कोई बहुत बड़ा माफिया डॉन ऐसा नहीं, वो छटा हुआ एक बदमाश है एक इलाके का, उसको पकड़ नहीं पा रही पुलिस। तो इसी पे आज बातचीत होगी। मेहमानों से आपका परिचय करा दें जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष शुक्ला जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके प्रदेश के प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश के। इसके साथ ही सुनील यादव जी हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सतीश प्रकाश जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुजन समाज पार्टी के प्रति थोड़ा नरम रुख रखते हैं या कह सकते हैं कि उसका समर्थन करते हैं। विभूति नारायण राय जी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व एडीजीपी हैं। इनसे समझेंगे कि पुलिस महकमे में इस कदर घुन लगे हुए हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं। 200 पुलिसकर्मियों के फ़ोन मोबाइल जांचे जा रहे हैं और जो मेन कल्प्रिट, जो साजिश करता है या मुखबिर जो भी कह लें आप, उसकी गिरफ्तारी अब हुई है 100 घंटे बाद। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं, राजनीतिक पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं और उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनीष शुक्ला जी, कल हम जब इस बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि 80-90 घंटे हुए, अब 100 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और अब तो उसकी तस्वीरें भी दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस लाचार, बेचार दिख रही है। तब जबकि पूरे प्रदेश की पुलिस, एसटीएफ, विशेष टीमें, 100 पुलिस की थाने और उसके अलावा आसपास के राज्यों में पुलिस अलर्ट है। बिहार के डीजीपी तो कह रहे हैं कि वो कदम नहीं रख सकता बिहार में, तब भी आप पकड़ नहीं पा रहे हैं उसको। नाकामी नहीं तो क्या है ये? देखिए, 2-3 जुलाई की रात में ये घटना घटी है। पुलिस पार्टी गई थी दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद ये घटना घटी है और उसके बाद उसके 3 साथी मारे जा चुके हैं। आज ही उसके 6 साथी गिरफ्तार किए गए हैं, 3 उत्तर प्रदेश से, 3 फरीदाबाद से। जो असलहे लूटे गए थे उसमें भी 5 में से 3 बरामद हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश की पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस है और उसके 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। विश्वास रखिए कि उसकी गिरफ्तारी जल्द होगी, कानून के शिकंजों के पीछे होगा। नीरज जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि विकास दुबे तभी उसके ऊपर आफत आई जब बीजेपी की सरकार आई। 2017 हमारी सरकार आने के बाद हमने उसकी गिरफ्तारी की। 3 साल हमारी सरकार बने हुआ और उसमें करीब 2 साल वो जेल के अंदर था, जमानत पर बाहर आया था। उसके ऊपर फिर से इनाम घोषित करके उस दिन भी उसकी गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस गई थी। यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस की नीति और नियत, सरकार की नीति और नियत साफ है कि विकास दुबे और ऐसे मनोवृत्ति के लोग को जेल के अंदर रहना चाहिए, सकिंचों के पीछे रहना चाहिए। ये बात ठीक है, एक घटना, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, लेकिन विकास दुबे के साम्राज्य, जो आर्थिक साम्राज्य है, उसको भी खत्म करेंगे, उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करेंगे और गाजीपुर से गाजियाबाद तक जितने माफिया हैं पिछले 1 हफ्ते से लगातार उनके भी आर्थिक साम्राज्य पे चोट पहुंचाई जा रही है, गिरफ्तारी की जा रही है। 1-2 और अपराधी दूसरे गैंग के भी मारे गए हैं, उनकी भी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। आप कह रहे हैं कि उसके आर्थिक साम्राज्य को तोड़ेंगे। आप ये बताइए कि जब आपकी सरकार में आप कह रहे हैं कि एक बार पकड़ के जेल में डाला गया, जब छूट के आया तो आपने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? उसका कौन सा आर्थिक साम्राज्य आपने खत्म किया? जब ये घटना हो गई, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, तब आप जाग के ये बता रहे हैं कि हम उसका आर्थिक साम्राज्य खत्म करेंगे, उसको पकड़ेंगे। देखिए, ठीक सवाल है आपका। हमारी सरकार आने के बाद वो जेल जाता है, करीब 1.25-2 साल वो जेल में रहता है। जब बाहर आता है तो उसको 25,000 का इनामी घोषित करते हैं। यानी पुलिस और सरकार के मन में है कि ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए और उसकी गिरफ्तारी के लिए उस दिन रात में पुलिस पार्टी गई थी। और केवल विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए नहीं गई थी, उस दिन 5 जगहों पे छापेमारी की गई थी। अतीक अहमद के भाई अशरफ की गिरफ्तारी उसी रात में हुई थी, 1 लाख का इनामी था। बाराबंकी में 25,000 की। मनीष जी, मुझे ये बताइए, जब जमानत पे छूट के आया तो उसको इनामी क्यों घोषित किया फिर?
चूंकि उसके पुराने इतिहास थे 2004 से लेकर 17 के। अरे मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर वो इनामी बदमाश है तो वो छूटा क्यों? फिर ये छूट गया तो आपने इनाम घोषित कर दिया, काहे के लिए इनाम घोषित किया? तो घूम रहा है जमानत लेके। अगर समय देंगे तो मैं समझाने का प्रयास करूंगा। बस समझाइए। 2004 से 17 के बीच में उसके ऊपर 40 से अधिक मुकदमे कायम हुए थे और तत्कालीन सरकारों ने उसकी गिरफ्तारी नहीं की, बल्कि उसको गनर दिए थे। हमारी सरकार के आने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। देखिए, जमानत एक प्रक्रिया होती है, न्यायिक प्रक्रिया होती है, लेकिन बाहर आने के बाद फिर से ये जब उसकी गतिविधियां चल रही थी, पुलिस की निगाह में आया तो पुलिस ने उसको इनामी घोषित किया। चूंकि ये तरीका होता है कि ज्यादा दिन तक उसको डिटेन करने का, अंदर रखने का, पुलिस ने उस कदम को, कानूनी कदम को उठाया था और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई। मनीष जी, जमानत पे छूटा है वो, फिर आप उसके ऊपर इनाम घोषित करते हैं, वो पुलिस वालों से मिलता है, उनसे बात करता है, वहां के सीओ को जूतों से मारता है, उसके विनय तिवारी मिलने जाते हैं, फिर कहा इनाम घोषित था? वो तो खुलेआम घूम रहा था। इनाम तो उसमें घोषित किया था ना, जो पता नहीं कहाँ है वो। नहीं, विनय तिवारी और के शर्मा, हाँ, ये वो लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सीओ से उसकी मारपीट नहीं हुई थी, सही सीओ के लिए, सही सीओ को उसने नहीं मारपीट की थी। ये आरोप के शर्मा और विनय तिवारी के ऊपर लगे हैं और जिसकी जांच चल रही है और आईजी रेंज लखनऊ जांच कर रही है। शहीद देवेंद्र मिश्रा जी के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। अभी तक प्रकाश में ऐसी कोई घटना नहीं आई है। हमको लगता है कुछ अनंत देव को क्यों हटा दिया? अनंत देव का ट्रांसफर क्यों किया मुरादाबाद पीएससी में? अनंत देव के ऊपर एक पत्र वायरल हुआ, एसटीएफ की जांच में वो पत्र आया था कि सीओ स्वर्गीय देवेंद्र मिश्रा ने एक पत्र लिखा था एसओ विनय तिवारी के खिलाफ, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी। तो उनकी चूंकि जांच चल रही है तो जांच प्रभावित हो सकती थी वहां रहने के नाते से। आईजी जांच करेंगी, अगर दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी, अगर नहीं दोषी होंगे तो जो भी कदम होगा सरकार उठाएगी। मतलब आप ये मान रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक सब उसमें शामिल थे, अनंत देव तिवारी भी? देखिए, अब कोई पत्र वायरल हुआ है और वायरल नहीं हुआ है, सच्चाई है ये। वायरल मत कहिए, ये सच्चाई है। जिसने वो टाइप किया था उसका बयान लिया जा चुका है, हार्ड डिस्क सील की जा चुकी है, इसलिए उसको झुठलाइए मत। जब तक जांचोपरांत उसकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम जो मुझे कहना है वो शब्द प्रयोग करूंगा। आप अपना शब्द प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरकार की नीयत साफ है, इसीलिए अनंत देव का ट्रांसफर किया गया कि पद पर रहते अगर वहीं विद्यमान रहेंगे तो जांच प्रभावित हो सकती है, यानी पारदर्शिता रहे, इसके लिए उनको यहां हटाया गया। सुनील यादव जी, इन्होंने सारा ठीकरा आपके ऊपर फोड़ दिया कि जब जब बीजेपी सरकार आई हमने तो कार्रवाई की, सपा वाले नहीं करते थे। देखिए नीरज जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिर चुकी है, हालांकि जो मुख्य आरोपी है उसको नहीं घेर पा रहे हैं, लेकिन खुद जरूर घिर गए हैं। खुद उसने अपने, जब एसटीएफ ने उसको 2017 में पकड़ा तो खुद वो 2 विधायकों का नाम ले रहा है, वो इनके विधायक हैं। जो योगी सरकार में मंत्री हैं उनकी फोटो वायरल हो रही है। आनंद देव जो एसएसपी थे उन पर खुद एक सवालिया निशान है। हालांकि जो गृह विभाग देख रहे हैं उस अधिकारी पर भी सवालिया निशान खड़े हुए हैं, क्योंकि जो उसका खजांची था जय वाजपेयी, वो बहुत क्लोज माना जा रहा है। तो देखिए, हम तो नीरज जी केवल बीजेपी से वो कुछ चीजें पूछना चाहते हैं। आपने कहा कि जब हमारी सरकार आई तो उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की, जबकि उल्टा है। जब भी बीजेपी की सरकार थी, आताताई घटनाएं उसने तभी की। ये बता दें कि इनके ही दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को उसने कब मारा, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी, कौन मुख्यमंत्री था, किसने उसको बचाया। फिर जब उसने 8 पुलिस वालों को शहीद किया, 7 पुलिस वालों को गंभीर रूप से घायल किया, और सिर्फ मारा ही नहीं है, गोली सटा के मारी है, कुल्हाड़ी से काटा है, एक जगह इकट्ठा किया है, जलाने की कोशिश की है और हथियार लेकर के गया है। और मुखबिरी करने वाले यही योगी सरकार की पुलिस है। 100 से अधिक लोग संदेह के घेरे में हैं। अब तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों के खिलाफ है या अपराधियों को लिख रहे हैं। कुछ समाजवादी पार्टी पहले दिन से नीरज जी कह रही है उसका कॉल डिटेल सार्वजनिक कर दिया जाए। कौन उसके साथ है, किसने उसकी मदद की, किसने मुखबिरी की, कौन फाइनेंस करता था, कौन उसकी किस तरीके से संरक्षण करता था, सब कुछ सामने आ जाएगा। योगी सरकार इसलिए सार्वजनिक नहीं कर रही है क्योंकि कई विधायकों को, कई सांसदों को, यहां तक कि
कई मंत्री और पंचम तल पे बैठे अधिकारी और कई आईपीएस जी। अधिकारियों को योगी जी को जेल भेजना पड़ेगा, इसलिए कॉल डिटेल नहीं हो रहा। अच्छा, जिस फाइल की बात कर रहे हैं, जिस पत्र की बात कर रहे हैं, जो स्वर्गीय सीओ देवेंद्र जी ने लिखा था, वो हमारे पास है, आपके पास है, सबके पास है सोशल मीडिया में। नहीं, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। सुनील जी 6 महीने के कॉल डिटेल्स क्यों, पिछले 6 साल के क्यों ना निकाले जाएं? मैं तो कह रहा हूं 10 साल के निकाले जाएं, बिल्कुल, जितना संभव है नीरज जी, वो सब निकाले जाएं, और जो लोग उनके संपर्क में थे, जो मददगार थे, सबके खिलाफ योगी सरकार जी। मनीष जी, हम तो स्वीकार कर रहे हैं। मनीष शुक्ला जी जवाब। जी, 2-3 सवाल इन्होंने पूछे। एक तो इन्होंने पूछा दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या हुई थी, निश्चित हुई थी, उस समय राजनाथ सिंह की सरकार थी, लेकिन 2002 में हमारी सरकार बदल जाती है। 2006 में जब ये अपराधी छूटता है, पुलिस वाले गवाही से मुकरते हैं, उस समय श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। किसके दबाव में पुलिस वाले मुकरते हैं गवाही से? और जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से छूटता है तो हाई कोर्ट क्यों नहीं गई सरकार, उस समय की सरकार क्यों नहीं गई? इन्होंने कहा कि फाइनेंस कौन करता है? जय वाजपेयी को फाइनेंसर माना गया। जय वाजपेयी वो है संजय वाजपेयी जिसके भाई संजय वाजपेयी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। तीसरी बात, जो इसका गैंग है विकास दुबे का, उसमें एक व्यक्ति गुड्डन त्रिवेदी जो इनामी घोषित हुआ 25,000 का, उसकी फोटो श्री अखिलेश यादव की है। तो चौथी बात मैं नीरज जी कहना चाहता हूँ, फोटो होना अगर दोषी होने का प्रमाण है, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, रिजवान जहीर जैसे बड़े अपराधियों के साथ श्री मुलायम सिंह यादव, श्री शिवपाल यादव, श्री अखिलेश यादव की फोटो है। फंक्शंस की नहीं, वोट मांगते हुए फोटो है। तो उनके सारे अपराधों के भागी मुलायम, अखिलेश यादव और श्री शिवपाल यादव होंगे क्या? गायत्री प्रजापति के साथ फोटो है इनके कैबिनेट का मिनिस्टर। मनीष जी यही दिक्कत है। अगर इतनी जानकारी आप लोगों को थी तो पकड़ क्यों नहीं लिया? गुड्डन त्रिवेदी, जय वाजपेयी सब घूम रहे थे, अब आज मौका पड़ा तो आप नाम गिना रहे हैं। मैं तो सवाल इसीलिए पूछ रहा हूं ना कि 15 साल 20 साल कब के खोद लीजिए। सतीश प्रकाश जी बैठे, इनसे ही पूछ लेते हैं। आप लोग भी कह रहे थे कि गुड्डन की छाती पे चढ़ के होठ लगेगी हाथी पे, और ये पिछले 2 दिन में थोड़ी माफिया बन गया होगा। ये बसपा सरकार भी क्या कर रही थी? सतीश प्रकाश जी नहीं, देखिए इसमें आपको मंथन करना पड़ेगा कि एक अपराधी बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई भी व्यक्ति ये नहीं बन पाए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जब बीजेपी की सरकार आती है, इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण होना चाहिए, संरक्षण मिलता है। और इस घटना की जांच कहीं ना कहीं अगर सीबीआई से सही तरीके से होगी तो अभी आप इस व्यक्ति के लिंक कहीं ना कहीं पुलिस के जो अधिकारी है, अभी जांच की सुई वही घूम रही है। अगर सीबीआई ने सही से जांच कर ली तो कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम वो लीडर जिनके संरक्षण के अंदर ये व्यक्ति पनपा है। आप मुझे एक बात बताइए, 2001 में बीजेपी के राज्य का दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या होती है, और जब मुकदमे को किसने किया? सरकार तो राजनाथ सिंह जी की थी ना। तो कहीं ना कहीं एक गठजोड़ है, इसको आपको मानना पड़ेगा। दूसरी बात, आप 20 साल की बात छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि ये व्यक्ति का अगर 20 दिन का मैं इतिहास देखता हूं तो ये व्यक्ति, आप मुझे बताइए कि ये तमाम पुलिस वालों के साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार करता है। कोई मंत्री भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जितना खराब व्यवहार इस व्यक्ति का है। पुलिस के सिपाही से तमाचा मारना, जो वहां का सीओ है उसके रिवॉल्वर लगाना, जो वहां का एसएचओ है सीओ की बात ना मानना, तमाम सीओ ने अपने ऊपर से। सतीश प्रकाश जी, आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण अगर था तो फिर आपकी सरकार में भी रहा होगा ना। मेरा सवाल यह है कि 2 दिन में थोड़ी कोई इतना बड़ा माफिया बनता। अगर आप मान रहे हैं कि बहुत बड़ा माफिया था तो फिर आपकी सरकार में भी संरक्षण था। सपा में था, शिव कुमार बेरिया के साथ उसकी फोटो है, देख लीजिए जिसको देखना है, अगर फोटो पे तय हो रहा है तो। नहीं, फोटो मुद्दा नहीं है। आप देखिए, अगर राजनीतिक संरक्षण मुद्दा है तो बहुजन समाज पार्टी की 5 साल जब सरकार चली तो कौन संरक्षण दे रहा था? ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मैं वही तो पूछ रहा हूं। मोबाइल की तमाम डिटेल्स को चेक किया जाए और उनके ऊपर चर्चा की जाए। सतीश प्रकाश जी, आप ध्यान से सुनिए, राजनीतिक संरक्षण 2017 के बाद थोड़ी मिला है। ये तो अपराधी बहुत दिनों से है, 90 से है, कांड तो ये कर रहा है। अब 60 मुकदमे टिकिया चोरी के दर्ज हैं या हत्या के दर्ज हैं, ये अलग इशू है। संरक्षण तो आपकी सरकार में भी रहा होगा अगर आप ये मानते हैं। आप सुनिए ना, ये
रुकिए जरा, मैं जरा सर विभूति नारायण साहब के पास जाना चाहूँ। विभूति नारायण साहब, आप पुलिस महकमा चला चुके हैं, जिस तरीके की परिस्थिति पुलिस की दिख रही है इस पूरे मामले में, राजनीतिक दलों को छोड़िए, आप इस समय पुलिस की स्थिति देखिए, वो अनंत देव तिवारी से लेकर के नीचे कांस्टेबल तक सब उसमें इन्वॉल्व दिख रहे हैं। जो मारा गया, जो मर गया, जो मुखबिरी कर रहा है, जो बचा रहा है, जो जांच कर रहा है, सब शामिल है उसमें। तो ये एक सड़ांध जैसी स्थिति है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जो आईजी, डीआईजी, डीजीपी बैठे, उनको ये दिख नहीं रहा था क्या? और उसने चिट्ठी लिखी, उसका नोटिस तक नहीं लिया गया। राय साहब देखिए, इस हमाम में सभी नंगे हैं। पिछले 25-30 सालों में उत्तर प्रदेश में जितनी पार्टियों ने शासन किया है, सभी ने अपराधियों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक संरक्षण दिया है। ये दुबे जो है, विकास दुबे, ये तो उसे एक बड़ी बीमारी का छोटा सा लक्षण था जो प्रकट हो गया। इस तरह के बहुत सारे फोड़े हमारे शरीर में पक रहे हैं और पुलिस भी उसी का अंग हो गई। ये एक ऐसी आप जिसे कैसे नेक्सस बन गया है, जिसमें पॉलिटिशियन भी है, जिसमें पुलिस भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, जिसमें फाइनेंसर्स हैं। तो ये सब मिला करके कानून को बहुत बौने स्वरूप में आपके सामने रखते हैं। ये तो चूँकि ये मुझे लगता है कि ये आदमी अगर पागल ना हो गया होता, इसके सर पे खून ना सवार हो गया होता और पुलिस के आने के पहले भाग जाता, फिर उसके बाद कहीं प्रकट होता, तो इसका भी कुछ नहीं होता। देखिए, इस समय सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसने टॉप 20 की लिस्टें बनवाई थी। आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि कानपुर के टॉप 20 में विकास दुबे का नाम नहीं था? तो अब नहीं था, ये तो सभी जानते हैं कि जितने पॉलिटिकल डिस्पेंसेशंस हैं, जो शक्तियां हैं, राजनीतिक शक्तियां उत्तर प्रदेश में, ये अपराधियों का इस्तेमाल करती हैं। पुलिस में बहुत सारा भ्रष्ट एलिमेंट जो है वो उनके हाथ बिक जाता है। बहुत सारा जो प्लायबल है, जो कमज़ोर है, जो मुकाबला नहीं कर सकता, वो झुक जाता है। आखिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स कैसे होती हैं? कानपुर का एसएसपी क्या डीजीपी अपॉइंट करते हैं? डीजीपी पोस्ट करते हैं, मुख्यमंत्री पोस्ट करते हैं। तो जिस आदमी को उन्होंने एसएसपी पोस्ट किया था, तो फिर उसकी गलतियों का कुछ तो अकाउंटेबिलिटी उन तक भी पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंचेगी। बहरहाल एक अच्छी चीज़ हुई है जो उत्तर प्रदेश पुलिस की, जिसमें मैं प्रशंसा करूंगा कि उनका जो मुखबिरी का तंत्र है वो इस समय बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो फरीदाबाद में वहाँ तक पहुँच गए जहाँ पर ये आदमी थोड़ी देर पहले था। अब ये तो चूँकि चतुर चालाक अपराधी है, ये जाहिर है कि ये एक चूहे बिल्ली का खेल है। इसमें चूहा हमेशा भागने की कोशिश करेगा और जहाँ तक हो सकेगा बचने की कोशिश करेगा। नहीं राय साहब, इसमें थोड़ा करेक्शन में जहाँ पर बहुत इसमें थोड़ा करेक्शन है। पुलिस की मुखबिरी से ज्यादा मुखबिरी उसकी मजबूत है कि जो उसको पहले बता देते हैं फरीदाबाद में कि आने वाले हैं, इसलिए वो निकल लेता है। पुलिस की मुखबिरी से ज्यादा मजबूत उसकी मुखबिरी है। नहीं, इसके अगर आप वो देखेंगे, इसके फैक्ट्स देखेंगे, देखिए जो आदमी जिसके जान को खतरा है वो भाग रहा है, तो वो ज़्यादा चालाक होगा, वो ज़्यादा सावधान होगा, लेकिन उसके साथ लिमिटेशंस भी बहुत हैं। उसके पास अब कोई गाड़ी नहीं है, वो सार्वजनिक वाहन इस्तेमाल कर रहा है, अंत में देखिए से या ऑटो से जा रहा है। उसका जो तंत्र था, जो सपोर्ट करता था, वो छिन्न भिन्न हो गया है। वो शारीरिक रूप से भी अक्षम है। मैंने जो टीवी पे देखा तो मुझे लगा कि वो शायद चल भी नहीं अच्छी तरह पा रहा है, तो वो भाग नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज रात में या कल तक वो कहीं ना कहीं सरेंडर करेगा, पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, कुछ ना कुछ उसके साथ होगा। तो ये तो एक, इसमें आपको कम से कम उत्तर प्रदेश पुलिस की चाहे जितनी निंदा करिए, लेकिन इस बात में नहीं देखिए राय साहब, देखिए वहां तक सुनिए पुलिस वो चूक गए, ये तो सुनिए रहता है। राय साहब, ये एक कहावत है, इसको जज मत करिएगा। पुलिस से बड़ा कोई गुंडा नहीं होता और सरकार से ज्यादा किसी का रसूख नहीं होता। तो पुलिस से भाग के तो वो जा नहीं सकता, पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, इसमें किसी को शक नहीं है। आज मरे कल मरे, लेकिन आप उसका नेटवर्क देखिए, उसका तंत्र देखिए कि अभी भी वो फरीदाबाद में है, तो उसको ये जानकारी है। अदरवाइज कैसे भाग जाएगा कि बाकी दो पकड़ जाए, वो निकल लेगा, और वो भी पैदल टहलते हुए। अरे मजाक थोड़ी है, जिसकी जान पे बड़ी है वो खुलेआम घूम रहा है, आराम से ऑटो पकड़ रहा है, कचौड़ी खा रहा है, वहां पे नाश्ता कर रहा है वो। मनीष शुक्ला जी, राय साहब ने दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रख दिए, जवाब देंगे आप उसका? सवाल पूछिए। राय साहब ये कह रहे हैं कि पूरा जो पुलिस तंत्र है उस पर सवालिया निशान है और इसकी जिम्मेदारी ऊपर तक लेनी पड़ेगी। देखिए, पुलिस तंत्र, ये वो पुलिस तंत्र है इस समय जिसको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों को खत्म करने के लिए खुली
छूट दी है, सरकार बनने के बाद ही दी है। ये वही पुलिस तंत्र है जिसके नाते से तमाम अपराधियों ने गले में पट्टी लगा के थानों में सरेंडर किया है। और एक जगह कोई दुर्घटना अगर पुलिस के साथ हो सकती है, कोई एक आध व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति अगर उसमें शामिल है, तो पूरे पुलिस तंत्र को गड़बड़ कहना ठीक नहीं होगा। ये अन्याय होगा पुलिस तंत्र के साथ, क्योंकि ये पुलिस चौराहे पे भी खड़ी होती है, बारिश में भी खड़ी होती है, धूप में भी खड़ी होती है और सुरक्षा करती है। उसमें से अगर कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति गड़बड़ी करता है तो उसके ऊपर पुलिस ही कार्रवाई कर रही है। जो चौकी इंचार्ज एसओ, कल तक वहां एसओ था, आज उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और आईजी को जांच दी गई है, तत्कालीन एसएसपी की जांच हो रही है। तो सिस्टम में 2-4 व्यक्ति गड़बड़ हो सकते हैं किसी भी पुलिसिया स्टाइल में ना, पुलिसिया स्टाइल में 4 दिन तक मौका दीजिए जिससे वो अपने सबूत मिटाए, सब काम कर ले, उसके बाद आप गिरफ्तारी करेंगे। तुरंत क्यों नहीं कर ली थी? जग जाहिर बातें थी, शक के आधार पर तो पुलिस काम कर दी है। सबूत तो आपने अभी भी नहीं ढूंढ लिया होगा उस विनय के खिलाफ, लेकिन गिरफ्तार किया आपने, तो पहले दिन कर लेते। हर्षवर्धन त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा, रुकिए मनीष, रुकिए आप, हर थाने में टॉप 10 की एक लिस्ट बनाई जाएगी। इसका नाम नहीं था टॉप 10 में, क्यों भाई? या तो ये माफिया नहीं था, ये डॉन नहीं था, या जानबूझ के छोड़ा गया था। नहीं नीरज जी, मैं अभी पूरी बहस सुन रहा था और कल से मुझे 1-2 बहुत ज़रूरी बात है। कल भी हम लोग बहस में थे और कल मैंने बहुत ज़बरदस्त आलोचना की थी योगी आदित्यनाथ की, और आज भी मैं यहीं से शुरू करूंगा कि अगर अभी 100 घंटे बीतने के बाद भी विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी, और कई लोग उसको आतंकवादी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि उसका आतंक था, आप उसको आतंकवादी ही कह लीजिए, लेकिन उस तरह का आतंकवादी नहीं जो बड़े लार्जर संदर्भ में हम लोग देखते हैं, वो अपराधी अगर अभी तक खुला घूम रहा है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ है। और उन्हीं से ये जवाबदेही पूछी जानी चाहिए, उन्हीं तक ये जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन अब यही बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक चीज मुझे लगता है कि जब खास करके वीएन राय साहब बोल रहे थे तो मैं बड़ा सम्मान उनका करता हूं, उन्होंने कहा कि टॉप 20 की लिस्ट में नहीं है कानपुर की। अब उनको ये बताना चाहिए था कि मायावती जी की जब सरकार थी तो उसकी हिस्ट्री शीट जो है वो फाड़ कर फेंक दी गई थी। मतलब ये जानकारी, ये बहुत छिपी हुई जानकारी नहीं है। 2002 में जब मायावती जी की सरकार आई तो हिस्ट्री शीट फाड़ कर फेंक दी जाती है। मैं बिल्कुल किसी नेता की तस्वीर के साथ होने पर उसको नहीं करूंगा, लेकिन आज पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इस पर जुटा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ के राज में देखिए ये क्या हो रहा है, और वो ये लिस्ट निकाल रहे हैं कि देखिए जो ब्राह्मण है वो मारे जा रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इस प्रदेश के ये जो घटिया जातिवादी राजनीतिक तंत्र तैयार किया गया, और अगर आप इसको दरकिनार कर रहे हैं तो यही असली मुश्किल है, इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। और समाजवादी पार्टी के समय में किसी मंत्री, किसी विधायक, सबकी छोड़ दीजिए, जो लोग उसके टिकट पर बाकायदा विधायक बने, जो लोग बाकायदा जो टॉप 33 में अभी नहीं आए हैं, ये पिछले 30-40 साल से पूरे प्रदेश में नेटवर्क चला रहे हैं, और हम लोग बार बार बहस में वहां से भटक जा रहे हैं। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ से सवाल होना चाहिए कि 100 घंटे बीतने पर विकास दुबे क्यों नहीं पकड़ा गया। लेकिन इसको आप और समझिए कि चौबेपुर और शिवराजपुर 2 थाने के बाहर वो अपराधी नहीं था, उसने अपराध का एक नया तरीका निकाला। एक इलाके में उसने डाकुओं की तरह, गुंडों की तरह साम्राज्य बनाया, उसने वहीं के लोगों की जमीन कब्जा की, वहीं हत्याएं की, और जो मुख्यालय पर बैठा भी एसएसपी था उसको ये लग रहा था कि वो बड़ा छोटा सा गुंडा है, वो एक इलाके का अपराधी है। दुर्भाग्य रहा कि उसमें एसओ ने उस थाने को गिरवी रख दिया। जूता खाने के बाद भी उस एसओ ने विकास दुबे के घर पर वो गिरवी रख दिया। अब अगर वो तंत्र टूट रहा है तो मैं बस एक ही बात कहूंगा कि निश्चित तौर पर यूपी पुलिस पर सवाल होने चाहिए, योगी आदित्यनाथ पर सवाल होना चाहिए, लेकिन जातिवादी विमर्श खड़ा करने वाले घटिया राजनेताओं पर भी सवाल खड़ा कीजिए। यही लोग हैं जिन्होंने जाति और धर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशकों से कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया, अपने बगल में अपराधी बिठाया और पूरा का पूरा तंत्र प्लेट में सजाकर अपराधियों को बैठ दे दिया। ये कोई एक तस्वीर नहीं है, पूरे के पूरे मामले हैं। हिस्ट्री शीट खोलिएगा तो ये बहस कम पड़ जाएगी। सतीश प्रकाश जी, आप इशारा कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिफाइन किया, बल्कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन कुछ चीजें भूल गए। आपको यह भी बताना चाहिए कि इस देश में अपराधियों के प्रति पुलिस का व्यवहार उसकी जाति को देख करके होगा, उसके धर्म को देख करके होगा। ये किसने किया? योगी जी ने
बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है, राजा भैया का व्यवहार आप भी जानते हैं ना, और क्या उनका आतंक है प्रतापगढ़ में, ये आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से। वो किस तरह के गुंडे रहे। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने उनके आपराधिक रिकॉर्ड को देख करके उनके खिलाफ कार्रवाई की, यही बीजेपी ने राजा भैया को गुंडों से बना करके एक जाति विशेष का सिंबल बना दिया। ये कार्रवाई को कहीं ना कहीं एक जाति से जोड़ करके दिखा दिया। दूसरी बात, आप कहीं ना कहीं देखिए, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का ये दुर्भाग्य है कि जब जब बीजेपी की सरकार आएगी 1998 से लेकर के आज तक, आप चाहे राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार हो, चाहे राजनाथ सिंह जी की सरकार हो, चाहे कल्याण सिंह जी की सरकार हो, जब जब ये कमजोर सरकारें आई है, कहीं ना कहीं सरकार, हर्षवर्धन जी जवाब दीजिए। अपराधियों को राजनीति में सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम नहीं, आप ये कह रहे हैं कि रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर दी, तो इसका जवाब ले लीजिए ना। राजनाथ सिंह जी की सरकार, हर्षवर्धन जवाब दीजिए। हर्षवर्धन जवाब। सतीश प्रकाश जी सुनिए ना। 96 सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये कहीं ना कहीं घटिया राजनीति है, लोगों का मंत्री बनाना भी सुनिश्चित होना चाहिए। सतीश प्रकाश जी जवाब सुन लीजिए। हर्षवर्धन जवाब दीजिए। सतीश प्रकाश जी शांत हो गए तब मैं बोलूंगा। ये पुलिस होती है, ये इनका ऑडियो धीमे कर दीजिए तो मैं बोलता हूँ। सतीश प्रकाश जी, आप चाहते हैं मैं आपको ऑडियो रोक दूं क्या? अब आप जवाब सुनिए ना, सवाल पूछ लिया है तो। पार्टी के एमपी को विधायक, ठीक है, अब आप शांत हो जाइए। मुख्तार अंसारी किस पार्टी में थे ये भी बताइएगा आप। नीरज जी, हर्षवर्धन बोलिए। नीरज जी, मैं एक बात कहता हूं और इस वक्त सीएनबीसी आवाज के दर्शक उसको देख रहे हैं। आप छोड़ दीजिए हम लोगों की बहस की, हम लोगों की विद्वता को, सबको आप दरकिनार कर दीजिए। हम सब के अपने अपने एजेंडा हो सकते हैं। आप जिस जिले में हैं उस जिले में पिछले 20 साल की, 30 साल की, 5 साल की, 2 साल की जितनी याददाश्त आपकी है, छोड़ दीजिए, हम लोगों की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो सारे नेता हैं और मैं पत्रकार हूं। विभूति नारायण राय जी पुलिस के बड़े अधिकारी रहे, लेकिन इनका भी अपना एजेंडा हम सबका हो सकता है आपके हिसाब से। आप अपने पर भरोसा कीजिए। जिस जिले में है उस जिले में अपराधी कौन है और उस अपराधी को किस सरकार में संरक्षण मिला। जिस जिले में आप हैं उस जिले के अपराधी को सबसे बड़ा नेता, डीएम से भी ज्यादा, एसएसपी से भी ज्यादा सम्मानित किस मुख्यमंत्री ने बनाया। जिस जिले में आप हैं उस जिले के अपराधियों ने कब कहां जमीन कब्जा कर ली। जिस जिले में आप हैं उस जिले के अपराधी ने वो किस पार्टी का झंडा लगा के सारा ठेका, सारा टेंडर उठा लेता था। आप अगर इसको नहीं समझ रहे हैं तो ये सतीश प्रकाश जो बता रहे हैं कि रघुराज प्रताप सिंह को भाजपा नहीं बना दिया। रघुराज प्रताप सिंह बहुत भारी बहुमत से जीत कर आते हैं और उनके खिलाफ मायावती ने कार्रवाई की तो समाजवादी पार्टी ने भी मंत्री बनाया था उनको। और मैं ये कह रहा हूं कि ये उसमें लिस्ट में नहीं है। जो लिस्ट में है, मुख्तार अंसारी कहां है, अतीक अहमद कहां है, और ये लोग क्यों नहीं तब जेल। और अतीक अहमद के भाई अशरफ पर जो अभी पकड़ा गया है, उसने राजू पाल की हत्या की थी प्रयागराज में। राजू पाल वही बसपा विधायक पूजा पाल के पति हैं। तो ये जो दोनों पार्टियों ने, समाजवादी पार्टी और बसपा ने, निश्चित तौर पर मायावती के समय में उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं था और ये होना भी चाहिए। मैं ये शब्द कोई अपमानजनक नहीं यूज कर रहा हूं। मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री और थानेदार सबसे बड़ा गुंडा होना चाहिए। गुंडा मतलब रुआब के लिहाज से। लेकिन यह भी सच था कि समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारों में हर जिले में 2 बड़े गुंडे होते थे जो जिला चलाते थे, जिनके नीचे अपराधी बैठते थे, जिनके यहां अपराधी दरवाजे के अंदर सम्मान से घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। रिकॉर्ड उठाकर अपने जिले का देख लीजिए, दर्शक ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। जी सुनील जी, अगर जुड़े हो तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जो एक डीएसपी की हत्या की गई थी रघुराज प्रताप सिंह के इलाके में, उस समय समाजवादी पार्टी ने क्या किया था, कितने लोगों को फांसी दी थी, बताएं। और उसके बाद जो सरकार इन लोगों की बनी थी उसमें क्या हुआ ये भी बताएं। शायद कनेक्शन नहीं है। सतीश प्रकाश जी आप ही बता दीजिए। मुझे जोड़िए। सतीश जी आवाज आ रही है आपकी? जी 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 बताइए ना। हेलो, मुख्तार अंसारी कौन सी पार्टी में, कहां थे वो गुंडे हैं कि नहीं है? देखिए, जहां तक सवाल मुख्तार अंसारी का है, हाँ, तो मुख्तार अंसारी अलग अलग पार्टियों में अपने अपने हिसाब से रहते हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। हाँ,
हाँ, उनके भाई हमारी पार्टी से सांसद थे, तो बसपा के टिकट से हम वाराणसी स्वीकार से करते चुनाव लड़े थे। और जहां तक नीरज जी अपराधियों की जात की बात हो रही थी, मेरा अपना मानना अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, अपराधियों का गिरोह होता है। और गिरोह में जिस तरीके से विकास दुबे के गिरोह योगी सरकार के पंचम तल से लेकर के और कानपुर के एसएसपी आवास तक उसका गिरोह था। देखिए, गिरोह के खिलाफ आपको बात करनी पड़ेगी। आखिर गिरोह के सदस्य कौन कौन लोग थे? आज इसीलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिसके बारे में यह कहा जाता था, या अभी भी लोगों का मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने आप पे आए तो 24 घंटे में रेगिस्तान से सुई खोज सकती है, लेकिन 5 दिन से अधिक हो गए, विकास दुबे को नहीं खोज पाई। एक जहां तक तस्वीर की बात है, देखिए नीरज जी, हम ये नहीं मानते कि तस्वीर के आधार पे किसी का कनेक्शन आप तय कर सकते हैं। तस्वीरें तो कई बार ऐसी खिंच जाती हैं, आपको मालूम ही नहीं चलता है कि जो तस्वीर खिंचा रहा वो कौन है। लेकिन समाजवादी पार्टी इसीलिए पहले दिन से अरे सुनील यादव जी, आप भाषण मत दीजिए, चुनावी भाषण मत दीजिए। मुझे बताइए, जियाउल हक के केस में आपने रेगिस्तान से सुई ढूंढी थी कि नहीं ढूंढी थी? मुझे लगता कार्रवाई हुई थी। क्या कार्रवाई हुई? कितने लोगों को सजा हुई बताइए जरा आप जी। कितने लोगों को सजा हुई बताइए? कौन अपराधी पकड़ा गया उसमें? क्या सजा हुई उसको? देखिए, सजा मान लीजिए, अब विकास दुबे को मंत्री के मारने के बाद नहीं हुई। अगर तो आप ये मानते हैं ना कि अखिलेश यादव की 5 साल की सरकार में गुंडों को समर्थन था? आप स्वीकार कर रहे हैं? देखिए नीरज जी, हम इस बात को मानते हैं कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई घटना हुई तो सभी टीवी चैनलों ने एक तरफ अपराधी की फोटो और एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी की फोटो लगाई। लेकिन मैं 5 दिनों से 6 दिनों से इंतजार कर रहा हूं। सुनील यादव जी, जब ये एक सुनिए ना पहले, ये प्रवक्ताओं की बहुत खराब आदत है, प्रवक्ताओं की बहुत ही खराब आदत है सारे राजनीतिक दलों की। जब उनको कुछ नहीं मिलता है तो एंकर के ऊपर वार करते हैं। ना, मैं एंकर पे आई नहीं। आप ये फिर क्या बता रहे हैं कि उनकी फोटो इनकी फोटो? देखना चाहता था। आप ज्ञान बांट रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण है, तो मैं पूछ रहा हूं जियाउल हक में किसको सजा दिलाई आपने? आपकी तस्वीर एक भी सभी सरकारों में, सुन लीजिए, सभी सरकारों में गुंडों को टिकट दिए जाते हैं। समाजवादी पार्टी कुख्यात है इसके लिए। बीएसपी ने भी पीछे कदम नहीं छोड़े और भाजपा भी देती है। तो आप लोग ये ज्ञान तो मत दीजिए कि हमारे समय में ऐसा था, उनके समय में वैसा था। तंत्र की बात मैं कर रहा हूं। जो बात राय साहब से ने पूछी थी, राय साहब ने थोड़ा उसको टर्न दे दिया। मैं तो पूछ रहा हूं ना कि आपने भी सर पुलिस महकमा चलाया है, एलआईयू होती है वहां पे, एक इंटेलिजेंस यूनिट काम करती है, सीआईडी। वो रिपोर्ट किसको दी जाती है? समोसा खाते हैं क्या उसमें बैठ के? ऊपर क्यों नहीं जाती आईजी तक कि नीचे इस तरह के भ्रष्टाचार है जिसमें सीओ, एसएचओ, कांस्टेबल, डीआई, सीआई सब शामिल है? यहां बैठ के सब टॉप 10 और टॉप 20 की बातें कर रहे हैं। बताइए सर, आपने तो पूरा महकमा चलाया है। इंटेलिजेंस यूनिट क्या करती है जिले की? वो यही तो तय करती है ना कि कहां क्या हो रहा है, उसकी रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचाई जाए, कि वो थाना अध्यक्ष के लेवल में निपटा ली जाती है। राय साहब जी, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी, आपने मुझसे कोई सवाल पूछा है? जी आपसे ही पूछा है। देखिए, ये जी हाँ, जो आप बहस कर रहे हैं आप खुद जानते हैं उस बहस का कोई अर्थ नहीं है। नहीं, अर्थ तो है ना, ये सवाल तो पूछे जाएंगे। आपको खुद मालूम है, ये पिछले 25-30 सालों से उत्तर प्रदेश में ये 3-4 पार्टियों के प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं। सभी लोग बारी बारी से सत्ता में आए हैं और सभी ने बाहुबलियों का जम के इस्तेमाल किया है। जब जब उनका हित सदा है, बाहुबलियों का इस्तेमाल किया है। और सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है कि इनमें किसी ने पुलिस के चरित्र में व्यापक बुनियादी सुधार करने की कोशिश नहीं की। 1947 के बाद से पुलिस में क्या कोई व्यापक सुधार हुए हैं? जो 1860 में पुलिस एक संस्था के तौर पे हमें अंग्रेज बहादुर दे गया था, वही आज तक हम चला रहे हैं। तो आप सवाल किससे पूछ रहे हैं और किससे जवाब? नहीं सर, अपनी इंटीग्रिटी भी कुछ होती है कि नहीं होती है? ये तो जो अभी ये घटना, ये कानपुर में जो घटना हुई है, राय साहब बीमारी का एक छोटा सा लक्षण है। राय साहब, ये कह के पुलिस वाले नहीं, देखिए राय साहब सुनिए, आप सुन भी लेना। आप सुनना नहीं चाहते तो फिर मैं सुनना चाहता हूं, लेकिन आप सब कुछ पॉलिटिकल पार्टी पे और सिस्टम पे डाल के बच निकलना चाहते हैं। पुलिस को बोलते नहीं हो तो पार्टी ऐसा करवाती है। पुलिस पे मैं आपसे
सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, पुलिस को इस तरह से अपंग या इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त या इस तरह से जनता की विरोधी संस्था किसने बनाई? इन्हीं लोगों ने बनाई है। पिछले 3 साल से उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है जरा पूछिए तो। क्या आप पुलिस को संगठित हत्यारों का गिरोह बना देंगे? आप लोगों को मारो मारो कर रहे हैं। इधर पिछले आप सिर्फ 2 महीने में देख लीजिए, हर अपराधी जो गिरफ्तार हो रहा है उसकी टांग में गोली मारी जा रही है। आप पुलिस को कानून कायदे का सम्मान करने वाला, संविधान का सम्मान करने वाला क्यों नहीं बना सकते? आप ये मीडिया भी ये कानपुर के मामले में लगातार बदला शब्द का इस्तेमाल कर रही कि पुलिस बदला कब लेगी? पुलिस के अपराधियों का गिरोह जो बदला, मनीष जी जवाब दीजिए। तो कानून कायदे के अंदर रह करके इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। रुकिए 1 मिनट राय साहब, मनीष जी जवाब दे दीजिए। वैसे ये बहुत पहले कहा गया था पुलिस एक संगठित गिरोह है, मैं नहीं कह रहा हूँ। बोलिए मनीष जी, बोलिए। सुनिए सर, सुनिए, जवाब ले लीजिए। जो संरक्षण दे रहे हैं उनसे पूछते हैं। मनीष जी बताइए। जिसने भी इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग जब भी किया है, हमको लगता है कि जरूर उसके मन में कुछ न कुछ ऐसी भावना रही है और वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। पेशेवर पुलिस को अपराधियों का गिरोह कहना निश्चित रूप से दूषित मानसिकता का प्रतीक है। ठीक है, किसी व्यवस्था में कोई व्यक्ति गलत सही हो सकता है। वीएन राय साहब भी जब रहे होंगे उस समय पुलिस ने कभी काउंटर नहीं किया होगा, या पुलिस एकदम ईमानदार थी, या आज खराब हो गई। तो ये कहना, आज आप रिटायर हो चुके हैं, आप आज कह सकते हैं जब पुलिस में थे उस समय आपने इस तरह के सवाल खड़े किए थे, नहीं किए थे, मुझे नहीं पता, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। एक सवाल आपने बड़ा अच्छा पूछा था अभी सुनील साजन जी से, जियाउल हक सीओ की हत्या के बारे में। एक आश्चर्यजनक बात बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं उस पर जा रहा हूँ कि वो घटना ऐसी थी कि सीओ जियाउल हक की हत्या हुई, सीओ जियाउल हक को मुआवजा मिला, उनकी पत्नी को नौकरी मिला, साथ साथ जिसने हत्या की थी उसको भी 40 लाख का मुआवजा दिया था। ये थे अखिलेश यादव जी। अगर सुनील साजन जो जुड़े हो तो उसका जवाब दें। 2006 में जब बरी हुआ था विकास दुबे, उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और पुलिस वाले गवाही से मुकर गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चले गए थे, बाइज्जत बरी हो गया था। हाई कोर्ट जाने से कौन रोका था सरकार को? तो और सरकारी गनर के। ठीक है मनीष जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौट के आएंगे। और ये जो पेशेवर गिरोह वाली बात है जस्टिस मुल्ला ने कही थी, कल हर्षवर्धन ने बताई है मुझे, तो ये किसी मीडिया चैनल ने या किसी ने नहीं कही है, ये जस्टिस ने कही है कि पुलिस इस तरह से काम करती है। मैं ये मानता हूँ कि पुलिस में सब ऐसे ख़राब नहीं है, लेकिन कुछ लोग इतने ख़राब हैं कि वो पूरी इमेज ख़राब कर देते हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, और यहाँ मछली नहीं है तो मगरमच्छ टाइप के हैं, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा थाना बिका हुआ है। तो ये इसलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट के आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज़ अड्डा में, और हम बातचीत कर रहे हैं दुर्दांत अपराधी, बदमाश, डकैत या जो भी कह लें, विकास दुबे की, जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की। उसके बाद वो फरार है और अभी तक वो पकड़ा नहीं जा सका है। उसके कुछ साथी पकड़े गए हैं, 1-2 मारे भी गए हैं, और उसका एक वीडियो फुटेज भी फरीदाबाद से मिला है। उम्मीद सभी लोग ये कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, चर्चा इसी बात की है। मैं पुलिस पे एक बार फिर लौटता हूँ। राय साहब और हर्षवर्धन, आप लोगों को संबोधित कर रहा हूँ। देखिए, राय साहब जो बात कह रहे हैं कि जो सरकारें होती हैं, राजनीतिक दल होते हैं, वो जैसे चाहते हैं वैसे चलाते हैं, ये बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन इसमें एक पेच है। पेच ये है राय साहब कि पुलिस वाला, मान लीजिए कोई आईपीएस कह दे कि मैं नहीं सुनूंगा, आपका गलत काम नहीं करूंगा, तो उसका सरकार क्या बिगाड़ेगी? ट्रांसफ़र, बीहड़ में ट्रांसफ़र कर देगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती ना। लेकिन मुझे तो मलाईदार पोस्ट चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे बढ़िया थाना चाहिए, इसलिए हम सरकार की सुनते हैं। तो ताली दोनों हाथ से बज रही ना राय साहब। पुलिस वाले बहुत ईमानदार हैं, सब सरकारें गलत करें ऐसा नहीं होता है। और उत्तर प्रदेश का मैं भी हूँ, वहाँ पे ऐसे नामचीन आईएएस को मैं जानता हूँ, नाम लेना ठीक नहीं है, जो अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात हैं, सनक तक ईमानदार हैं। वो क्या कर लिया सरकार ने उनका? कम अच्छा डिपार्टमेंट ही तो आप देंगे, बाल विकास विभाग में भेज देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या कर लेंगे? तो इसलिए ये तर्क सर बहुत सही नहीं बैठता कि सरकारें जैसा चाहती वैसा कराती हैं। पुलिस की अपनी भी तो कोई वजूद, अपना भी तो कोई जज्बा है कि नहीं है राय साहब? अब आप चूंकि सवाल आप बहुत लंबा पूछते हैं और उत्तर देने के लिए बहुत कम समय देते हैं, तो मैं संक्षेप में कहूँगा। जी जी। देखिए, 1860 में कुछ कानून बने थे जिनसे पुलिस एक आधुनिक संस्था के रूप में बनी थी,
और उसका एक खास तरह का चरित्र था। वो एक तरह से जनता की मित्र पुलिस नहीं हो सकती थी। अंग्रेज बहादुर अपने शासन को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रहा था और पुलिस ने बखूबी वो काम किया। आपने कभी ये सोचा कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हमारी सरकारों ने पुलिस के चरित्र में क्यों नहीं सुधार किया? इसलिए कि उन्हें इसी तरह की पुलिस पसंद थी, जो कानून कायदे न मानती हो, जो भ्रष्ट हो, जिसके लिए संविधान ठेके पर रखने की चीज़ हो। आज भी मुख्यमंत्री को कौन सा थानेदार अच्छा लगता है? वो थानेदार जो उसके विरोधियों की टांग तोड़ दे, वो थानेदार जो उसके समर्थकों के खिलाफ मुकदमे ना कायम करे। मैंने उत्तर प्रदेश का भी आपको उदाहरण दिया, मैं किसी एक पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूँ। आप जिस पार्टी, यहाँ अभी 3 पार्टियों के प्रतिनिधि बैठे हैं, इनमें से जिसके बारे में कहिए, इनकी सरकारों के बारे में मेरे पास अनुभव के खजाने हैं। जाहिर है आप उतना समय मुझे नहीं देंगे। मैं सिर्फ 3 सालों में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आपने इस पुलिस को कानून कायदे का पालन करने वाला पुलिस नहीं बनाया। आपने इस पुलिस को झूठी मुठभेड़ें करने वाला, अपराधियों पर आतंक शब्द का इस्तेमाल होता है। पुलिस को आतंक से नहीं अपना काम करना चाहिए। पुलिस को कानून कायदे का सम्मान करना चाहिए और कानून कायदे के प्रति जनता के मन में सम्मान पैदा करना चाहिए। वो हम नहीं कर रहे हैं। आज भी देखिए, मीडिया विकास दुबे के लिए पुलिस कब बदला लेगी ये शब्द इस्तेमाल कर रही है। ये बदला पुलिस के शब्दकोश का शब्द नहीं है, ये तो अपराधियों के शब्दकोश का शब्द है। लेकिन आप पुलिस को अगर इसी तरह की बनाना चाहते हैं, जो लोगों के हाथ पैर तोड़ दे, जो लोगों को गोली मार दे, जिसके लिए कानून कायदा ठेंगे पर रहे, तो फिर आप तो इसी तरह के पुलिस नहीं। राय साहब क्या है ना कि आप एक राय साहब कर रहा हूँ, आप जो एक मिनट एक बात और सुन लीजिए आप। बहुत नहीं, आपने लंबे सवाल पूछे, एक बात आखिरी सेंटेंस। देखिए, एक कहावत है अंग्रेजी में कि जनता को राजा वही मिलता है जो वो डिजर्व करती है। मैं इस कहावत को थोड़ा विस्तार दे रहा हूँ कि जनता को पुलिस भी वही मिलती है जो वो डिजर्व करती है। अगर आपने कभी किसी चुनाव में ये आंदोलन देखा कि जनता खड़ी होकर कहे कि नहीं हमें ये सर आप मुर्गी अंडे वाली कहानी लेके बैठ गए वाली पुलिस चाहिए, कभी आपने देखा? ये आप मुर्गी अंडे वाली कहानी लेके बैठ गए कि पहले कौन गलत था, पहले कौन सही था। इसका तो कोई जवाब ही नहीं हो सकता। 100 घंटे की बहस कर लीजिए, इसमें पता नहीं चलेगा। अब आप जनता के ऊपर ठेल दिया, पहले सरकार गलत थी, अब जनता जैसा चुनती वैसी पुलिस बनती। राय साहब, एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। पुलिस की जो आप तस्वीर राय बहादुर वाली खींच रहे हैं वैसा भी नहीं है सर। आईपीएस बड़ी मजबूत संस्था है, आप उसको अंग्रेजों के जमाने से मत कंपेयर करिए। हर्षवर्धन, क्या ऐसी स्थिति है क्या? नहीं नीरज जी, मैं मैं कहूँगा कि राय साहब को जब मैं सुन रहा था तो सचमुच मुझे कई बार लगता है ना कि काश सारे के सारे जो ब्यूरोक्रेसी आईएएस आईपीएस हैं, ये अपनी नौकरियों में रहते हुए इतनी समझदारी की बातें करते, इतनी समझदारी से काम करते, और राय साहब तो दंगों वाली जगह पर पोस्टेड रहे और बहुत सी चीज़ें जानते हो कि अच्छा बुरा क्या पुलिस कर ले जाती है, तो सब मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको समझना चाहिए। एक तो ये कि हम सीधी लकीर नहीं खींच सकते हैं। जनता मैंडेट क्यों देती है? जब वो पूरी तरह से अपराधियों से त्रस्त हो जाती है तो उसको लगता है कोई ऐसी सरकार आए जिसके अंदर पुलिस अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाए। निश्चित तौर पर वो अपराधी गोली का शिकार होते हैं, जनता या व्यक्ति नहीं। नंबर 1। नंबर 2, ये जब हम कहते हैं कि सारा का सारा काम कानून से हो, तो हम एक तरफ कह रहे हैं कि देखिए कानून ने काम नहीं किया। 1993 में पहली बार चौबेपुर थाने की हिस्ट्री शीट में आने वाला विकास दुबे, 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या करने वाला थाने में विकास दुबे, और पूरे के पूरे गवाह मुकर जाते हैं। और 2020 में उसकी इतनी हिम्मत बढ़ जाती है कि वो बाकायदा पुलिस के लोगों को मार देता है। और आप ये कह रहे हैं कि पुलिस इस पर बर्बर व्यवहार कर रही है। निश्चित तौर पर जब कहा जाता है कि कोई अपराधी जिंदा या मुर्दा की श्रेणी में आता है, तो ये वही जगह है जहां कहा जाता है कि आपको अपराधी अगर गोली मार रहा है तो आप अपनी बंदूक बंद नहीं रखेंगे। योगी आदित्यनाथ ने वही कहा। तीसरी चीज, जब आप जनता के मैंडेट पर सवाल उठाते हैं तो आप लोकतंत्र को कमतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने लगातार, और उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी भी दल को, जितने दल हैं आप पूरा उठाकर देख लीजिए, सारे आंदोलनों का इतिहास, सारे राजनीतिक बदलाव का इतिहास, उत्तर प्रदेश की जनता ने हर पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर कहा कि तुम कानून का राज स्थापित करो, सत्ता स्थापित करो, जनता का राज स्थापित करो। अगर उस लोकतंत्र में खामी दिख रही है तो फिर ये देखने के दृष्टिकोण में गड़बड़ है। ये तीनों बात मैं बहुत जरूरी रखना चाहता था कि अगर पुलिस पर गोली अपराधी चला रहा है, उसको मार दे रहा है, तो पुलिस को हथियार बंद
उसको थाने में सिर्फ ले जाना और फिर न्यायालय में पेश करना, यहां तक कहना, ये बहुत गलत नजरिया है और पुलिस के साथ भी अन्याय है। मनीष शुक्ला जी, राय साहब का सवाल, हर्षवर्धन का सवाल, सब आपकी तरफ है। नहीं, हम देखिए, हम तो इस बात में कंफर्म है, डिटरमिन्ड है। 2017 में हम करप्शन फ्री और क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश के नाम पर आए थे। हमारी बड़ी आलोचना हुई हमारी सरकार बनने के बाद। आपने जो कहा कि इनकाउंटर पॉलिसी आनी चाहिए, हमारी सरकार के समय में ही लोग गले में तख्ती लगा के थानों में सरेंडर किए हैं, तमाम अपराधी जेल गए हैं और तमाम पुलिस के हाथ खोले भी गए हैं। राजनीतिक दबाव से मुक्त किया गया है पुलिस को। और विकास दुबे की जो घटना है, विकास दुबे की गिरफ्तारी हमारी सरकार ने किया था। 1.5 साल वो जेल में था, फिर उसको इनाम उसके ऊपर घोषित किया कि वो जेल में रहे और आगे भी उसके आर्थिक साम्राज्य को। और मैं फिर से एक बात रिपीट करना चाहता हूं कि आप देख रहे होंगे उस दिन भी, जिस दिन विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई थी, उस दिन अकेले भी विकास दुबे की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। अशरफ की गिरफ्तारी उसी दिन हो रही थी प्रयागराज में। एक वांछित की गिरफ्तारी हो रही थी 25,000 के इनामे की बाराबंकी में। विकास दुबे की भी गिरफ्तारी हो रही थी। यानी कार्य ऑपरेशन क्लीन चल रहा था। और जिस तरीके से राजनीतिक संरक्षण मिला, मैं 2 बातें कह खत्म करूंगा। बसपा के समय में विकास दुबे को गनर मिले, सपा के समय में पुलिस वाले गवाही से मुकर गए, 40 मुकदमे कायम हुए बुआ जी और बबुआ जी के समय में, एक बार गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी कब होती? जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है। और हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ है कानपुर के अंदर, वो हमारी सरकार के समय में हुआ है। हमारी सरकार के समय में भी तय होगा कि अपराधी न आर्थिक रूप से सबल रह पाएगा, न शारीरिक रूप से सबल रह पाएगा, उसको जेल रहना पड़ेगा। पहले पकड़िए तो सर। मुझे लगता है कि नीरज जी आपको विश्वास रखना चाहिए उसके। नहीं, मैंने क्या कहा, आपने सुना नहीं ध्यान से, कि उसका बचना असंभव है। पुलिस से बड़ा कोई कोट अनकोट गुंडा थोड़ी होता है। पुलिस से बच के आप कहाँ जाओगे? कितने दिन भागोगे? कभी न कभी तो पकड़ ही ले जाओगे। लेकिन उसका जल्दी पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि आपके 10 अच्छे काम एक गलत काम से धुल जाते हैं। वो आपने बचपन में सुनी होगी, वो जुलाहे और हाथी वाली कहानी। अनिल यादव, गिरफ्तारी होनी चाहिए, आपकी इस बात से सहमत है और पुलिस प्रयासरत भी है और कुछ ही कदमों की दूरी है, मुझे लगता है, जो खबरें आप लोग। अनिल यादव जी, राय साहब कह रहे हैं कि पुलिस पिछले 2 साल 3 साल में ही खराब हुई, उससे पहले सही थी। अब पुलिस की इमेज जो है बदला लेने वाली और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की बन गई है। आपके जमाने में बहुत आदर्श पुलिस थी। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते नीरज जी, क्योंकि मैं बचपन से जब से पुलिस को देख रहा हूं तो पुलिस अच्छी भी है और बुरी भी है। देखिए, मुझे लगता है नीरज जी, पुलिस चलती है सरकार की मंशा पर, इसमें कोई दुविधा नहीं है। इसको आप भी स्वीकार करेंगे, हम भी स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार किस तरीके से काम लेना चाहती है पुलिस से। यही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब बनी तो उन्होंने कहा कि हम इनकाउंटर करेंगे, लेकिन क्योंकि ये योगी राज कहना गलत होगा, ये जंगल राज है। यहाँ अपराधी को पुलिस इनकाउंटर करती, लेकिन यहाँ अपराधी पुलिस का इनकाउंटर करने लगे। और देखिए, इनकाउंटर जो पुलिस ने किया, देखिए, अगर आप किसी अपराधी को मारेंगे तो मुझे लगता है कि विपक्ष में बैठा भी कोई आदमी आप पे सवाल नहीं खड़ा करेगा। लेकिन जब आप विवेक तिवारी को लखनऊ में मार देगी पुलिस, जब जितेंद्र यादव को नोएडा में मार देगी, पुष्पेंद्र को आप झांसी में मार देंगे, सुमित गुर्जर को आप मार देंगे, आप मारते पहले हैं और अपराधी बाद में बनाते हैं। तो ये योगी जी की मंशा साफ हो गई कि वो जात के आधार पर, पार्टी के आधार पर, उस आधार पर सूची बना रहे थे। अगर वो अपराधियों के आधार पर सूची बनाते तो विवेक जो दुबे है, विकास दुबे है जो, वो सूची में शामिल होता। और देखिए, जो उस आपकी सरकार में था, या मान लीजिए जो सहयोगी हैं, वो इनके सरकार के समय था कि सब सतीश प्रकाश जी, आप भी 30 सेकंड कह लीजिए। दिक्कत जानते क्या, देखिए, अभी आप इतनी साफगोई से जब स्वीकार कर रहे थे सुनील जी, तो आप उसमें ये क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? आपको ऐसा लगता है कि वो गुंडा भी 2017 में बना है? उससे पहले साधु था क्या? तो क्यों नहीं आप लोगों ने उसको कार्रवाई की थी? वो तो 20 साल से उसका साम्राज्य चल रहा था ना। चौबेपुर पूरे इलाके में, वो पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में वसूली करता था, जमीनों की दलाली करता था, थाने की दलाली करता था, छठा हुआ बदमाश था वो। 2 दिन में थोड़ी बन गया वो। नीरज जी, यही बात मैं कहना चाह रहा हूं। तो कहने नहीं, करने की जरूरत थी। सतीश प्रकाश जी की गवर्नमेंट थी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अब सब कुछ जिम्मेदारी 2017 की बात की है, ये नैरेटिव बन जाता है। सतीश प्रकाश जी, समय कम है, संक्षेप में रखिएगा।
नहीं, देखिए आपको ये बात माननी पड़ेगी कि अगर आपका नजरिया, अगर सरकार का नजरिया ठीक नहीं है तो पुलिस का नजरिया कभी भी ठीक नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं पुलिस को कार्रवाई करने से कोई रोकता है तो सरकार रोकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये भी सच है कि पुलिस के भी अपने कुछ ना कुछ हित और अहित रहते हैं, उनको बढ़िया पोस्टिंग होती है, क्योंकि ये भी सच है ना कि जैसे सरकारें चेंज होती हैं, तमाम देश की तमाम स्टेट में ये परिपाटी है कि तमाम जो आपका नौकरशाही है उसमें परिवर्तन आता है। और वो परिवर्तन भी अगर मुख्यमंत्री की जात या मुख्यमंत्री का धर्म, इन चीजों से अगर ये चीजें तय होंगी तो सवाल तो उठेगा। मेरा मानना ये है कि सरकारों का नजरिया अपराधियों के प्रति, उसको जात बिरादरी धर्म से हट करके कहीं ना कहीं अपराधियों के प्रति एक सख्त रवैया अपनाना चाहिए। इसमें कौन सा जाति विरादी का एंगल आप ढूंढ रहे हैं? अरे भाई आप सुनिए ना, आप मुझे ये बताइए कि अगर मुख्यमंत्री जी ठोकने वाली बात करते हैं, ये ठोकना शब्द भी ठीक नहीं है। अगर पुलिस को ये बदलने वाली बात गलत है तो कहीं ना कहीं सरकार भी तो संवैधानिक बात होनी चाहिए। सतीश प्रकाश जी प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, उनकी भी एक इन्होंने तो गलत दे रखा था उनको। भाषा किसी गली मोहल्ले के गुंडे जैसी भाषा नहीं हो सकती। आपकी भाषा के ऊपर भी नियंत्रण होना चाहिए। आपके कामकाज में कहीं ना कहीं पुलिस की सतीश प्रकाश जी, अगर सुन लीजिए, अगर पुलिस को इतना खुला दिया गया होता तो ये घटना नहीं होती। वो तैयारी के साथ जाते। ये तो एकदम उसके उलट है ना। ये बात आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उसका, देखिए ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक राजनीतिक घालमेल है, इसको आपको मानना पड़ेगा। सर देखिए, राजनीतिक घालमेल के आप ये मान लीजिए, अभी आपका नजरिया सिर्फ पुलिस के ऊपर है, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को राजनीतिक। सतीश प्रकाश जी, ये कंप्लीटली एक थाने का छटे हुए बदमाश का मिसअप है, ये आप मान लीजिए। धीरे धीरे जब परतें खुलेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सुनिए, अगर पुलिस की कार्रवाई, अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है, किसके पैर में गोली मारनी है, किसके सर में गोली मारनी है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर ऐसे भी आरोप लगे। आपका परसेप्शन गलत है। कोई भी अपराधी हो, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, पुलिस की कार्रवाई हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, कहीं ना कहीं योगी सरकार के आने के बाद पुलिस का जातीयकरण हुआ है। पुलिस की कार्रवाई में कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें जिनसे प्रदेश सरकार को और पुलिस को बचना चाहिए, उन चीजों को, उन घटनाओं को ठीक है। बल मिला है। मनीष जी 30 सेकंड में आप इसका रिप्लाई कर दिए, शो क्लोज करना मुझे, बस समय खत्म हो गया। सतीश जी समय खत्म। 30 सेकंड मनीष जी, उससे आगे मत बोलिएगा। सतीश जी और सुनील साजन जी की आपत्ति को मैं जायज इसलिए मानता हूं कि जिनको इन लोगों ने संरक्षित किया उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। सतीश जी की पार्टी जब सरकार में थी तो विकास दुबे को सरकारी गनर दे रखा था इन्होंने, तो अब इनको लग रहा है कि उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक बात के लिए मैं जरूर आपके सामने कहना चाहता हूँ नीरज जी, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, कि विकास दुबे गिरफ्तार भी होगा, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, उसके आर्थिक साम्राज्य को भी तोड़ेंगे। कब? सपा बसपा के जितना चिंतित हो, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कब सर पकड़ा कब जाएगा? हमारा तो सिर्फ सवाल यही है। वो तो मुझे ही पता कि आप पकड़ लेंगे। नीरज जी, टाइम बाउंड करना मेरी मर्यादा के विरुद्ध होगा। हो सकता है हम आप डिबेट कर रहे हैं, इसी दौरान पकड़ा जाएगा। बहुत अच्छी बात है, चलिए पकड़ा ही जाना चाहिए। शो यहाँ पे समाप्त करते हैं। बहुत सारे विचार सबने रखे और सबके अपने अपने एंगल हैं, और सब में ये बात निकल के आती है कि एक सिस्टमिक मेस है जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे दुर्दांत अपराधी जो एक गांव कस्बे की दलाली करते हैं, सड़कों पे, ज़मीनों पे, ग्राम प्रधानों के साथ मिलके, थानों के साथ मिलके, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सरकारें और पुलिस इकबाल से चलती हैं, वैसे ही चलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।